क्या आरसीबी सच में उतनी खराब है जितना लोग बता रहे हैं, या फिर लोग बता रहे हैं इसलिए आप मान रहे हैं? क्या है आरसीबी टीम के स्क्वाड की सच्चाई और क्या सच में इस टीम ने कर दी है कुछ भारी मिस्टेक्स? राजस्थान रॉयल्स के हैं आखिर क्या हाल? क्या ऑक्शन में अपनी रिटेंशंस की कमी को ठीक कर पाए हैं या फिर बात और ज़्यादा बिगड़ गई है? क्या है इन दोनों टीमों की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। आरसीबी इंटरेस्टिंग टीम है ना। जब भी आते हैं भैया चर्चाओं में सबसे ज़्यादा रहते हैं और इस बार तो डे वन से ही काफ़ी लोग इनकी काफ़ी आलोचना कर रहे हैं। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग तो ये है कि सुनने में आया कि इनके खुद के फैंस ही इस टीम से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। पर क्या ये सच्चाई है? और सच्चाई से भी ज़्यादा क्या ये असल में फैक्ट भी है? क्योंकि डे वन से ही लोगों ने आरसीबी को जज करना स्टार्ट कर दिया, परंतु डे टू का ऑक्शन तो बाकी था ना यार। और इसीलिए मैंने चुप्पी साधी हुई थी, क्योंकि मेरा ये मानना था कि यार अभी तो ग्लास आधा ही भरा है, अभी आधा खाली है। पर लोगों के इमोशंस आप बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बड़े नाम थे, बड़े खिलाड़ी थे जिनको इस टीम को शायद अपने साथ रखना था, जोड़ना था, या फिर शायद आरटीएम करना था, पर इस टीम ने ऐसा नहीं किया। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बहुत से लोग जिनको व्यूज़ चाहिए, क्योंकि आरसीबी के नाम से सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, डेफिनेटली उनका रोस्ट, मजाक और कमेंट्स स्टार्ट कर दिए। वो काफ़ी हद तक लॉजिकल भी थे और काफ़ी हद तक व्यूज़ के लिए भी थे। पर सवाल अभी भी यही है कि क्या डे टू पर ये टीम रिकवर हो पाई है? क्या इस टीम ने एक बेहतर स्क्वाड बनाया है या फिर अभी भी कमियां रह गई हैं? पर अगर आप एक इमोशनल साइड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको इस टीम के फैंस का नाराज़गी और गुस्सा समझ आएगा। मुझे अभी तक याद है, ये एक डीएम आया मेरे पास कि भाई अगर आप आरसीबी का एनालिसिस करना ना तो आरसीबी मैनेजमेंट की कस के बजाना, मैं एक खुद बहुत बड़ा आरसीबी फ़ैन हूँ। ये उस भाई का कमेंट था और मैंने जब इसको पढ़ा तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड था। मतलब मुझे लगा कि आरसीबी फैंस आखिर इतने ज़्यादा नाराज़ हैं, इसके पीछे कुछ तो बड़ा कारण है। और वो कारण ये है दोस्तों कि जिस बड़ी टैगलाइन को आरसीबी हमेशा लेकर चलती है ना, लॉयल्टी इज रॉयल्टी, शायद उसी टैगलाइन पर ये टीम खरीद नहीं उतरी। जब आप बात करते हैं इस टीम के तीन बड़े नामों की, मोहम्मद सिराज, ग्लेन मैक्सवेल, विल जैक्स, एटलीस्ट इन तीन में से दो पर तो आरटीएम करना ही था इस टीम को। ग्लेन मैक्सवेल का तो फिर भी समझ में आता है यार, पर मोहम्मद सिराज और विल जैक्स, और खास तौर पर मोहम्मद सिराज, भाई अगर आप मोहम्मद सिराज पर आरटीएम का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि इतने अच्छे दामों पर आपको मिल रहे थे, और जब आपने अचानक से वो ऐसा किया ना और इतनी क्लैरिटी के साथ वो जो आपने सिग्नल दिया ना, आपके लिए सिर्फ वो एक क्लैरिटी भरा सिग्नल था कि हमें ये खिलाड़ी नहीं चाहिए, हम इनके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, परंतु सिराज के लिए ना वो धोखा था। आरसीबी फैंस के लिए वो बिट्रेल था, क्योंकि आपका ये कहना ना उनके दिल को यहाँ पर चोट पहुँचाया था, यहाँ पर उनके दिल को वो तोड़ गया था। 7 साल आरसीबी के साथ मोहम्मद सिराज जुड़े रहे, और विराट कोहली और मोहम्मद सिराज के डुओ की तो हम आईपीएल में चर्चाएं करते हैं। हम कहते हैं कि ये ऐसा डुओ है ना, ऐसा छोटा भाई है मोहम्मद सिराज विराट का, कि कहते हैं ना हम दोस्ती में कि मेरा दोस्त तेरा दोस्त, मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन, वैसे रहे हैं सिराज विराट के लिए। अगर विराट की किसी से दुश्मनी होगी मैदान पर तो सिराज, भले उनसे उनका कोई विवाद ना हो, हमेशा लड़ जाते हैं, हमेशा उनके साथ खड़े रहें। ऐसा हमने ये डुओ देखा और उस डुओ को आरसीबी ने अलग कर दिया। और फिर इसके बात तो सिराज भाई का वो गाना मुझे याद आता है जो वो गुनगुनाते हुए अपनी गाड़ी में जा रहे थे कि प्यार झूठा ही था तो जताया ही क्यों। सच में कुछ ऐसा ही आरसीबी मैनेजमेंट की तरफ से सिराज के लिए तो एटलीस्ट प्रतीत हुआ है। और फिर सिराज को छोड़ो तो विल जैक्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। लगा कि जैक्स इस टीम के फ्यूचर सुपरस्टार बन सकते हैं। इस खिलाड़ी की तरफ लगभग 5.5 करोड़ की अच्छी रकम में तो ये टीम जाएगी ही। मतलब इतने शॉक्ड थे खुद मुंबई का मैनेजमेंट कि आकाश अंबानी आकर आरसीबी मैनेजमेंट को कहते हैं कि भैया शुक्रिया भाई, तुम्हारे जैसा मैंने नहीं देखा, तुम्हारे जैसा ना लदभोसर हमने नहीं देखा है। ये उन्होंने उस मैनेजमेंट को साफ तौर पर बोला कि विल जैक्स जैसे प्लेयर को आपने हमें लगभग फ्री में दे दिया। तो ये सारे फैक्ट्स एक तरफ तो साफ इशारा करते हैं कि आरसीबी ने इमोशनली तो खास तौर पर बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं इस पूरे ऑक्शन में, लेकिन क्या प्रैक्टिकली भी ये टीम बहुत पीछे रह गई और डे 2 ऑफ ऑक्शन में भी ये टीम रिकवर कर पाई है या फिर नहीं? चलिए जानते हैं। बात करें अगर स्ट्रेंथ के बारे में तो सबसे पहली स्ट्रेंथ देखिए आरसीबी के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी, वो है इनका डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप। मतलब आरसीबी इज अ टीम, चाहे जो मैनेजमेंट आए, हमेशा बिलीव करते हैं कि चिन्नास्वामी की कंडीशंस में आपको वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव अंदाज वाले खिलाड़ी चाहिए रहते हैं। इस बार भी इन्होंने वैसे ही भर रखे हैं। विराट एंड सॉल्ट टू ओपन, पाटीदार एट नंबर 3, लियाम लिविंगस्टन, मे बी लियाम नंबर 3 पर आ सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। पाटीदार एट नंबर 4 में भी, उसके बाद जैकॉब,
जैकॉब या फिर टिम डेविड में से कोई एक खेलेगा। और जैकॉब आपको पता है एक शाइनिंग स्टार बन सकते हैं इस टीम के, बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस बंदे में। और टिम डेविड पर तो मैं पर्सनली उतने भरोसे भी नहीं करता, हालांकि उनकी घर वापसी हुई है, छोटू सा मैदान है तो क्या पता चल जाए, पर मुंबई में तो भाई उन्होंने बहुत गंदा हगा था, ये हम सभी जानते हैं। इसके बाद फिनिशर के तौर पर इस टीम के पास जितेश है। सो ये जो लाइनअप है ये तो काफी डिस्ट्रक्टिव नजर आता है, और अपने दिन पर चिन्नास्वामी जैसे मैदान पे इनके बंदे चल गए ना तो डिस्ट्रक्टिव है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है ना कि पहली बार, मतलब बहुत रेयर ऐसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि टीम एक बंदे पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि टॉप 6 में आपको सारे ऐसे लगते हैं कि भाई सारे ना तूफान मचा सकते हैं। और लियाम लिविंगस्टन को तो आप मैक्सवेल की वो मुझे लगता है परफेक्ट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ही कहेंगे। और उसके अलावा जो दूसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो शायद काफी लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जब मैं बात करता हूं इस टीम के गेंदबाज की और उसमें भुवनेश्वर और जॉश हेजलवुड की बात करता हूं, मैंने देखा काफी लोगों का मानना है कि पावर प्ले अच्छा निकल जाएगा, मिडिल ओवर्स पर डेथ ओवर्स में क्या, बट आई पर्सनली फील कि लोगों को यह समझना चाहिए कि ये दो आरसीबी के लिए चिन्नास्वामी के मैदान के परफेक्ट गेंदबाज हैं। जो ये स्किल सेट लेकर आते हैं इससे बेहतर कोई और नहीं लाकर दे सकता था, क्योंकि दोनों इकोनॉमिकल रहते हैं और दोनों विकेट टेकर्स हैं और शुरू में विकेट चटकाते हैं। अगर आप चिन्नास्वामी पर खेल रहे हैं, आप आरसीबी टीम है, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट यू नीड। तो इन दोनों गेंदबाजों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे लगता है ये आरसीबी की परफेक्ट बाइज है और मैं तो इन दोनों बाइज से काफी ज्यादा खुश हूं। तीसरी इस टीम की स्ट्रेंथ यह है कि भैया दिनेश कार्तिक ऑक्शन टेबल पर बैठ गए। अब वो बैठ गए तो फिर फिनिशर्स तो उठाने ही थे और उन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ फिनिशर इस टीम को दे दिए हैं, जो कि बैटिंग पोजीशन के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी इस टीम को काफी ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि टिम डेविड, लियाम लिविंगस्टन, जैकॉब बेथल, रोमारियो शेफर्ड इनफैक्ट एंड जितेश शर्मा भी हैं। ऑनेस्टली बोलूं तो मैं रोमारियो शेफर्ड को टिम डेविड से ज्यादा ही रेट करता हूं कि भाई वो ज्यादा बेहतर हिटर है और कम से कम मारता है ना तो गेंद पार तो हो जाती है। नहीं तो हमारे टिम डेविड साहब है, ये तो फुल टॉस गेंद भी भैया टंगा नहीं पाते हैं, ऐसा इनका आलम मैंने देखा है एटलीस्ट मुंबई इंडियंस में। बाकी मुझे नहीं पता कि आगे ये कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। मुझे लगता है इसीलिए आरसीबी ने लिया ही। वो भी कह रहे थे कि वानखेड़े थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बेचारा नहीं पार करा पाता, चिन्नास्वामी पे तो पहुंचा ही देगा पहले स्टैंड तक, तो वो सोचकर इन्होंने लिया है, तो फिर तो अच्छी बात है। बट इसी बीच ना मुझे विल जैक्स की याद आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि विल जैक्स होते ना तो जो काम रोमारियो और लियाम मिलकर करेंगे या टिम डेविड लियाम मिलकर करेंगे, वो विल जैक्स अकेले आपके लिए कर रहा था यार। ही वॉज फैंटास्टिक यार, फ्यूचर सुपरस्टार बन जाता, पर साला लदभोसर मैनेजमेंट है, ये तो मैं मानूंगा। कुछ कुछ डिसीजंस ना तो सच में इन्होंने बहुत गंदे लिए हैं और उस पर क्रिटिसिज्म बिल्कुल बनता भी है। खैर दोस्तों, क्रिटिसिज्म की ही बात है तो फिर कमजोरी देख लो और ज़्यादा शायद आप करोगे। सबसे पहले तो इस टीम के टॉप ऑर्डर में आप मुझे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दिखाओ, मतलब भाई है ही नहीं। वो कृणाल पांड्या साहब हैं, वो कहाँ खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, एज अ फ्लोटर उनका इस्तेमाल होने वाला है, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। तो वो एक चीज़ है कि भाई उन पर आप कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उनकी बैटिंग पर। एंड उसके अलावा इस टीम के पास है जैकॉब बेथल। अब सवाल यही है कि कितने खिलाओगे आप, क्या जैकॉब आपकी स्टार्टिंग 11 में है भी, और अगर वो है तो फिर फिनिशर कौन है आपका। सो दीज आर द पजल्स कि क्या आप उनको एज अ फ्लोटर टॉप ऑर्डर में रख सकते हो या फिर एज अ फिनिशर देख रहे हो अगर खेलते हैं। सो इन सब जगहों पर ना ये टीम थोड़ी सी परेशान होगी। और आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशंस चाहते हो, चलो चिन्नास्वामी छोटा मैदान है, बाहर जाओगे तो वहां पर कहीं एक साइड बड़ी होती है, बाउंड्री की साइड छोटी होती है। यू नीड दैट कॉम्बिनेशंस डोमिनेट करने के लिए इस टीम का क्लियरली लैक कर रहा है, इसीलिए अंत में जाकर इन्होंने पार्टिकल को खरीदा। लेकिन क्या पार्टिकल पर आपको उतना भरोसा है? शायद नहीं है। ये लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ट्राई कर रहे थे, वेंकटेश एंड ऑल काफी खरीदने में, पर सफल नहीं हुए। नंबर 2 वीकनेस दोस्तों इस टीम की है कि इनके पास क्वालिटी डेथ ओवर बॉलर्स नहीं है और ये सच में बड़ा इशू है। देखिए भाई, भुवनेश्वर कुमार को मैं पर्सनली बहुत ही हाईली रेट करता हूं और मुझे लगता है कि भुवी की सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि या तो वो आपको विकेट लाकर देंगे, और अगर विकेट लाकर नहीं देते तो अपनी स्लोअर डिलीवरी से बल्लेबाजों को फंसाए रहते हैं, इकोनॉमिकल हमेशा रहते हैं, बहुत रेयर होता है कि ऑफ डेज उनके हो जाए। और अभी हाल फिलहाल में स्मैट में भी वो बंदा कमाल कर रहा है। तो भाई भुवी की घर वापसी हुई है, क्योंकि इसके पहले भी ये आरसीबी का हिस्सा रह चुके हैं, तो मैं इनके लिए तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन क्या डेथ ओवर की कैपेबिलिटी लेकर आते हैं भुवी और जॉश हेजलवुड? शायद आपको थोड़ा डाउट होता है 14 मैचेस इतने लॉन्ग टूर्नामेंट के लिए। और उसके बाद आपके पास बैकअप क्या है? लुंगी एनगीडी नुआन। देखिए नुआन थुसेरा एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन ओवरसीज कॉम्बिनेशंस में आप फंस जाएंगे, क्योंकि सॉल्ट, लिविंगस्टन, टिम डेविड या फिर शेफर्ड में से कोई एक खेलेगा, जॉश हेजलवुड खेलेंगे, और ये तो मैं तब मान रहा हूँ जब जैकॉब बेथल खेल भी नहीं रहा है। तो फिर नुआन थुसारा का नंबर तो बहुत मुश्किल है, या तो फिर आप जॉश हेजलवुड को बिठाओ, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या आप उन्हें बिठाओगे। सो
यहाँ पर ना इस टीम के साथ दिक्कत है और उसके बाद डेथ ओवर गेंदबाजी में मुझे सिर्फ अभिनंदन नजर आते हैं और इसको देखकर मुझे लगता है कि मैं इस टीम का अभिनंदन नहीं कर पाऊंगा और डेथ ओवर्स में इनको रन पड़ने वाले हैं। तीसरी वीकनेस, बड़ी वीकनेस भैया, स्पिनर तो है ही नहीं, ससुरा खरीदा ही नहीं है ये टीम। एंड स्पिनर्स अगर आप इनकी टीम के देखोगे तो सिर्फ सुयश शर्मा है जिनका पिछला सीजन 2 आधा मैचेस मिले थे केकेआर से, बहुत खराब गया। एंड कृणाल है जो विकेट टेकर है ही नहीं। देन इनके पास सारे पार्ट टाइम लिवी, जैकॉब एंड ऑल हैं। मोहित है जिनको शायद मौका ना मिले। तो कुल मिलाकर इस टीम ने सोच लिया है कि भाई पेसर्स मिडिल ओवर्स के फेज में श्रेयस डालेगा और स्पिनर विकेट ले या ना ले, रन बचा दे, कुछ कर दे, थोड़ा बहुत ओवर निकाल दे, लिवी आके 2 ओवर डाल दे, फलाना आके एक, कृणाल आके 2 ओवर इकोनॉमिकल डाल दे। इनकी स्ट्रेटजी बहुत साफ है कि शुरू में पावर प्ले में विकेट चटकाओ, उसके बाद इकोनॉमिकल होते जाओ और डेथ में राम भरोसे हो जाओ, भैया तुम्हारी टीम सेट है। और इसी बीच आपको मोहम्मद सिराज की फिर से याद आनी चाहिए कि इसी काम के लिए डेथ ओवर्स में आपके पास सिराज था जिसको आपने जाने दिया। और कहते हैं ना कि कभी कभी जब कोई होता है तो शायद आपको उसकी उतनी कमी नहीं होती, जब वो नहीं होता ना तब कमी खलती है। और शायद 2025 में आरसीबी के साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन भैया हो सकता है कि इनके बहुत सारे अवसर भी मिले, क्योंकि होता है ना कि कोई नहीं है तो किसी ना किसी को मौका है, अपॉर्चुनिटीज़ है। और है मुझे मेरे हिसाब से 2 बड़े प्लेयर्स के पास। सबसे पहला नाम आते हैं राशिक तर सलाम, जिनकी गेंदबाजी को ये टीम काफ़ी हाईली रेट कर रही है और मुझे लगता है कि इन पे ही दारोमदार रहेगा अब डेथ ओवर्स एंड ऑल गेंदबाजी करने का, क्योंकि और कोई विकल्प मुझे नहीं नजर आ रहा। अगर भुवी और हेजलवुड को रन पड़े ना तो 11 में शायद यही फिट हो रहे हैं जिन पर ये टीम कहेगी कि चल भाई तू 1 ओवर 2 ओवर डाल के दिखा। और इसके अलावा जैकॉब बैथल को मैं देख रहा हूँ जिनके पास चांस है परमानेंट आईपीएल प्लेयर बनने का, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे इन्वॉल्व हैं इनके मैनेजमेंट में, तो जैकॉब को तो मौका मिलेगा। और मुझे लगता है साल्ट, जैकॉब, लिवी, आप देख रहे हो ना कि पूरा इंग्लिश यूनिट ही इस टीम ने फॉरेन प्लेयर्स में बनाया है जो स्टार्टिंग 11 में आने वाले हैं। सो इनका इम्पैक्ट बन सकता है और ये परमानेंट आईपीएल प्लेयर बन सकते हैं अपनी टॉप क्लास परफॉर्मेंस है आरसीबी के लिए। और इस टीम के लिए थ्रेट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कि यार इस टीम के पास ना वो कॉम्बिनेशंस को लेकर ठीक ठाक इशू हो सकते हैं और उसका रीज़न ये है कि पहली बात लेफ्ट हैंड बैटर वाला, मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये टीम सोचेगी कि यार नंबर 3 पर किसको खिलाएं, क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन देखें या फिर सारे राइट हैंड बैटर, फिर आप सामने वाली टीमों को एक प्रॉपर मैचअप दे देंगे। और उसके अलावा इनके पेसर्स को लेकर भी ये टीम कॉम्बिनेशन में स्ट्रगल करेगी, जो मैंने समझाया कि हेजलवुड, भुवनेश्वर, इफ दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड, नॉट परफॉर्मिंग आपके पास इशू है क्योंकि आप ओवरसीज कॉम्बिनेशन में फंस जाएंगे। और उसके अलावा इनका जो दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट है वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखिए इस टीम की स्ट्रैटेजी ही मैंने समझी है, जितना इनके पास अब हलुआ डलुआ बचा, इनको पता है कि हमने ना पावर प्ले के अच्छे गेंदबाज पिक कर लिए हैं, हमारी स्ट्रैटेजी बहुत साफ रहेगी। भुवी, हेजलवुड शुरू में डालेंगे, भाई हमारे लिए ना पावर प्ले में 6 ओवर में 40 पे तुम 2 आउट कर दो, 3 आउट कर दो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो शायद हम डिफेंसिव हो के आराम से मैचेस निकाल लेकर जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे बैटर्स पर तगड़ा प्रेशर पड़ेगा और रन पेल कर बनने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद गेंदबाजी में शायद वो दमखम नहीं दिखता है। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस टीम को हर्ट कर सकती हैं। हालांकि हाँ, इनके पास ऐसे गेंदबाज जरूर हैं जो इकोनॉमिकल होंगे पर विकेट टेकर नहीं होंगे अगर पावर प्ले में विकेट नहीं गिरी, एंड दैट कुड बी अ इशू इस टीम का। और अगर इस टीम का आप कंक्लूजन मुझे ड्रॉ करना होगा तो भैया ध्यान से आप सुन लो। मैं जाहिर तौर पर यह कहूंगा कि डे 1 पर इस टीम ने अपने आप को ओवर प्रैक्टिकल बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा गलत डिसीजंस लिए, जिसका इनको रिग्रेट रात में जरूर हुआ होगा, नींद नहीं आई होगी। डे 2 पर जाकर इस टीम ने उसको करेक्ट करने का बहुत ज्यादा प्रयास भी किया, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जिन पर ज्यादा बिड की जा सकती थी, डे 1 में इन्होंने नहीं किया। डे 2 पर उसको प्रयास करने में कोशिश की, पर उसके बाद शायद उतने प्लेयर्स बचे नहीं थे, शायद ट्रेन निकल चुकी थी। डेफिनेटली इस टीम ने उसके बाद रिकवरी की है डे 2 में। जितना खराब बताया जा रहा है स्क्वाड शायद उतना है भी नहीं, पर अभी भी ऐसे लूप होल्स हैं जो क्लियरली दिखते हैं, जैसे कि पेस डिपार्टमेंट, कॉम्बिनेशन इश्यूज, देन स्पिनर तो है ही नहीं आपकी टीम में। सो ये ऐसे लूप होल्स हैं जहां पर ये टीम काम नहीं कर पाई है और जो इनके लिए बड़ा झटका हो सकता है। देन टिम डेविड और लियाम लिविंगस्टन जैसे प्लेयर्स वैसे तो सुनने में बड़े एक्साइटिंग लगते हैं, पर कंसिस्टेंसी की जब बात आती है ना तो भैया आप अपना माथा भी पीट सकते हैं। कुछ इस कदर ये खिलाड़ी हैं, तो उन पर भी इस टीम को कितना भरोसा है और वो कितने कंसिस्टेंटली परफॉर्म या फिर डिलीवर करेंगे और कितने मैचेस जिता कर देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है जो आरसीबी मैनेजमेंट को खुद से पूछना पड़ेगा। क्या इतनी पर्स के साथ ये इससे बहुत बेहतर स्क्वाड बना सकते थे? डेफिनेटली बना सकते थे। क्या इमोशनली एक आधा कॉल ली जा सकती थी? डेफिनेटली ले जा सकती थी। लेकिन क्या दोस्तों ये उतनी खराब टीम है जितना आपको सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लूप होल्स हैं, सभी टीमों में होते हैं, बट अगर इनकी स्टार्टिंग 11, इनकी स्टार्टिंग 12 क्लिक करती है तो आई थिंक दे हैव गॉट सम रियली डिस्ट्रक्टिव बैटर्स और कुछ शुरू के गेंदबाजी के बेहतरीन गेंदबाज हैं। और अगर
खुदा न खास्ता अच्छे से भुवी और हेजलवुड ने थोड़ा सा संभाल लिया ना डेथ ओवर्स की गेंदबाजी, तो हो सकता है कि कुछ बेहतर भी आपको इस टीम से बेहतरीन भी देखने को मिल जाए। दैट इज़ माई ओपिनियन। चलिए भैया एक और रॉयल्स की तरफ चलते हैं और बात कर लेते हैं रजवाड़ों की। और क्या इन्होंने थोड़ा सा राजा अंदाज में खेला है? शायद नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर बात कर लें इनकी स्ट्रेंथ के बारे में, तो भाई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इस टीम की और रेयर टीमों के पास है, वो है टॉप क्लास इंडियन कोर। मुंबई इंडियंस, राजस्थान में 2 टीमें ऐसे देखता हूं जिनके पास ये क्लास है और ये ना बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बन जाता है टीमों के लिए। इनके पास है पराग, सैमसन, ध्रुव, राणा और जायसवाल। ये बहुत सी कम टीमों के पास होता है। सो अगर ये चले तो सिर्फ ये चलेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि इस टीम के पास मल्टीपल इंडियन बॉलिंग ऑप्शन है, जो कि हमेशा इस टीम के पास होता है। राजस्थान लव स्पेसर्स, मतलब एक वो दाल बाटी प्यार है और दूसरा तेज गेंदबाजों से प्यार है, बाकी ज़्यादा इनका प्यार वार नहीं है। एंड इनके पास इतने गेंदबाजी के ऑप्शंस हैं कि ये हर दिन बदलेंगे ना तो भी 14 मैचेस तो निकाल ही देंगे। और उसके बाद मुझे लगता है तीसरी स्ट्रेंथ ये है इस टीम की कि अगर इनके जो तेज गेंदबाज हैं, जो गेंदबाज हैं एक्चुअली, वो इन फॉर्म रहें और अवेलेबल रहें, तो मुझे लगता है फिर ये टीम स्ट्रांग बनती है। फिर वो जो लूप होल्स हैं वो कवर होते हैं। जैसे सपोज दैट माधवाल, आकाश मधवाल एंड संदीप की बात करें तो डेथ ओवर्स में ये गेंदबाजी फैंटास्टिक कर सकते हैं। जोफ्रा शुरू में डाल सकते हैं, हसरंगा थीक्षाना एज ए स्पिनर डेथ मिडिल ओवर्स में फंसा सकते हैं। तो यार गेंदबाजी मतलब तुषार इतनी भी खराब आपको नहीं प्रतीत होती, लेकिन खराब क्या लगता है? खराब ये लगता है कि लिमिटेड प्लेयर्स हैं, लिमिटेड और इंजरी प्रोन विदेशी खिलाड़ी हैं और वो इस टीम की सबसे बड़ी दिक्कत है। आई मीन जब मैंने देखा कि सिर्फ 6 विदेशी खिलाड़ी, मुझे लगा कि ये तो पूरा भारतीय यूनिट पर डिपेंडेबल रहेगी इस बार राजस्थान, ऐसा प्रतीत होता है। एंड आई एम वेरी वेरी मच डिसअपॉइंटेड एक्चुअली इनके विदेशी खिलाड़ियों से, इनके विदेशी खिलाड़ियों की बैकअप की चॉइसेस से, क्योंकि अगर आप इनकी चॉइसेस देखेंगे तो इनके पास 4 स्टार्टिंग 11 में होने चाहिए। देन फजल हुक फरीकी एंड क्वेना मफाका हैं, जो कि एक्चुअली दोनों लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं और आपने ट्रेंट बोल्ट की वो रिप्लेसमेंट ढूंढने का प्रयास किया है, जिनको शायद आप स्टार्टिंग 11 में तब रखोगे जब जोफ्रा आर्चर नहीं खेलेंगे। सो आपको भी ये बात समझ आ रही है कि जोफ्रा शायद सारे मैचेस ना खेले, और अगर ऐसा था तो फिर आपने उन पे इतने पैसे क्यों लगाए? आई मीन इट्स हाई 2024 और आज भी जोफ्रा जैसे कांच के ग्लास से बने वाले खिलाड़ियों पर अगर इतने पैसे लगा रही हैं फ्रेंचाइजेस, तो मुझे लगता है कि यार नॉट अ वेरी सेंसिबल डिसीजन। और उसके अलावा जो दूसरी वीकनेस है वो ये है कि 2 विदेशी ओवरसीज स्पिनर्स आपकी टीम में हैं। बहुत रेयर होता है कि 2 विदेशी स्पिनर किसी टीम का हिस्सा बने, बट इनके पास हैं चहल और अश्विन के रिप्लेसमेंट के तौर पर हसरंगा एंड थीक्षाना। दोनों आते हैं भैया श्रीलंका से। ऐसा प्रतीत होता है कि द्रविड़ साहब को भारतीय स्पिनर्स पर अब उतना भरोसा नहीं है, तो विदेशी ढूंढ कर लाए हैं और विदेशी ऑप्शंस बहुत कम है, तो प्लेइंग 11 में दोनों खेल तो सकते हैं, ये है। और सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर के स्टेडियम बड़े होते हैं, तो वहां पर इनकी गेंदबाजी यूटिलाइज भी हो सकती है। और इनकी तीसरी वीकनेस कि भैया इनके पास शिमरॉन हेटमायर का कोई बैकअप नहीं है। लोग ये कह रहे थे कि हेटमायर को तो एडमायर करो भाई, इतना बढ़िया प्लेयर है, ये तो राजस्थान के लिए चलता ही है। इन्होंने इतना ज्यादा उसको सही मान लिया कि बोला बैकअप की जरूरत नहीं है, ये तो चलेगा ही चलेगा। आई मीन बैकअप में मुझे शुभम दुबे नजर आते हैं, वो जो इंडियन बैकअप है। विदेशी तो कोई रखा ही नहीं इन्होंने, विदेशी तो खिलाड़ी ही नहीं रखे भाई इन्होंने। और उसके बाद दोस्तों जब ये सारी कमजोरियों की बात हो गई है तो अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं, और वो है सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है मुझे लगता है, एक बंदा आया है ना वो केकेआर से थोड़ा सा धोखा खा के, नीतीश राणा की बात कर रहा हूँ। एंड उनका इस टीम में बड़ा रोल हो सकता है, मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में उनको बल्लेबाजी मिल सकती है। एंड इसके अलावा अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एक बंदा मतलब 13 साल का बच्चा भी करोड़पति बना है, वैभव सूर्यवंशी, आप सभी लोग जान रहे हैं। अब वो भी खेल सकते हैं, हाँ अगर दिन के मैचेस हुए। रात में तो मम्मी नहीं खेलने देगी, ये मुझे पता है कि इतनी रात में बेटा सो जा, कौन जग रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं, पर दिन में अगर द्रविड़ साहब की इन पर कृपा बनी तो ये खेले भले ना, बट हाँ इनको ग्रूम करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और IPL जैसे महामंच पर अगर आपको मौका मिल रहा है तो वो तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी थ्रेट्स क्या है इस टीम को लेकर जो भैया इस टीम को थोड़ा सा कपकपा सकते हैं? मुझे लगता है मुंबई इंडियंस की थोड़ी सी कहानी है इस टीम के साथ थ्रेट्स में, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग 12 कमाल है पर बैकअप इनके पास क्वालिटी नहीं है। और मुंबई और इनकी ना कहानी लगभग सेम ही रही है ना, कि वो स्टार्टिंग 12 बहुत डिस्ट्रक्टिव, बैकअप भैया लुल है। वैसे ही कहानी रहेगी, क्योंकि जायसवाल, रियान और जोफ्रा इन सब का क्वालिटी बैकअप नहीं है। अब 13 साल के खिलाड़ी को तो आप बैकअप नहीं बनाना चाहोगे ना। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और ओवरऑल आई पर्सनली फील कि आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद देयर ओवरऑल अप्रोच जो इन्होंने इस पूरे ऑक्शन और रिटेंशंस में अपनाई। और उसको लेकर मैंने शुरू से बोला है कि मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स इससे बेहतर टीम बना सकते थे अगर ये इतनी ज़्यादा ओवर रिटेंशन और ओवर पे करने की कोशिश न करते, तो इनको सस्ते में अच्छे खिलाड़ी मिल जाते जिसका ये बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे। आई मीन ट्रेंट बोल्ट जैसे क्लास प्लेयर को जाने देना
उनमें से एक बड़ा एग्जाम्पल है जिनको आप कंसिडर करेंगे। बाकी अगर इनका जो इंडियन यूनिट है वो अपने दम पर मैचेस एकदम निकालने लगा तो फिर इनको कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो यूनिट इनकी कमाल है, इनकी लाजवाब है, विकल्प बहुत ज़्यादा है, पर कहीं कहीं ज़रूर बड़ी चूक रह गई है। दिस इज़ वॉट आई फील। बाकी दोस्तों ये रहा मेरा दोनों टीमों के रॉयल्स को लेकर ओपिनियन, शेयर कर दिया। मुंबई और सीएसके के फैन हो, ओपिनियन देखना चाहते हो मेरा, तो यहाँ पर है, चेक कर लो। बाकी नीचे आ जाओ कमेंट में, तुम रॉयल्स वाले कुछ अपना ओपिनियन शेयर कर दो। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।